चलिए लास्ट क्लास के अंदर जो भी बातें की थी फटाफट से देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का तरीका h अपॉन पी या फिर h अपॉन एम वी या फिर h अपॉन अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी, यहां तक सबके लिए लगेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी को एक और चीज में लिखा जा सकता है, दैट इज q इंटू वी, पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू, चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन रूट वी या फिर अंडर रूट में 150 अपॉन वी, ये आया था। प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन में आया था। ड्यूट्रॉन के लिए 0.202 अपॉन रूट वी आया था। अल्फा के लिए 0.101 अपॉन रूट वी आया था। ये तो चार्ज के लिए हो गया। फिर उसके बाद अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए क्या न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन जैसा था? बस ये नहीं आएगा, क्या आएगा इसकी जगह? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आ जाएगा 0.286 अपॉन में रूट में काइनेटिक एनर्जी। बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन टेम्परेचर के कारण 20 अपॉन में रूट टी, ये आया था 25.6। उसके बाद में गैस के लिए, गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर h अपॉन अंडर रूट में 3mkt। ये हमने लास्ट पूरा पढ़ा था, इस पे क्वेश्चंस किए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर, फिजिक्स के अंदर, थर्मल फिजिक्स के अंदर अगर गैस बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट मोनो एटॉमिक गैस ली जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर क्लास 11 में थर्मल फिजिक्स पढ़ी हो तो वहां पर बोला जाता है आइडियल गैस, और आइडियल गैस के बोला था, आइडियल गैस, गैस को आइडियल क्यों बोला था? आइडियल गैस रियल में है? आइडियल गैस का अजम्पशन कहां से आता है? ऐसे ही आ जाता है। अच्छा, H2, एक H और एक H क्या फ्री है? एक H और एक H फ्री है? क्या है? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में तो अट्रैक्शन होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। IMF 0 होता है आइडियल गैस में, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ना हो उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। अगर डायटोमिक को हम आइडियल मान लें तो H और H के बीच में तो बॉन्ड है। तो एक्चुअल में जब आइडियल गैस का एजम्पशन आया था, अप्रोक्सीमेशन आया था, तो सबसे पहले उसको मोनो एटॉमिक ही माना गया। तो बाय डिफॉल्ट आइडियल गैस मतलब मोनो एटॉमिक। हाँ, अगर बोल दिया जाए H2 गैस फिर उसको भी आइडियल गैस मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बोला आइडियल गैस यानी कि मोनो एटॉमिक वाली होगी, और मोनो होगा तो 3/2 kT आता है, जिससे 2 से 2 कैंसिल होकर 3 बचता है। पहले क्वेश्चन का आंसर, अच्छा कोलिजन वाला क्वेश्चन हो गया था। पहले क्वेश्चन का आंसर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहला क्वेश्चन था कि यार हमें मोमेंटम सेम दिया हुआ है, मोमेंटम सेम है, डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में बात करनी है। क्या ये मोमेंटम वाला पार्ट लेंगे? ये सेम है, ये तो सबके लिए सेम होता है। तो यार पहले कौन सा था, ड्यूट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का ये जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। सेकेंड वाले में क्या सेम था? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम है तो कौन सा वाला पोर्शन लेना पड़ेगा? एम वी वाला। क्या v सेम है, h सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो प्रोटॉन का अपॉन में ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास m ऑफ p ले लें, लेकिन ड्यूट्रॉन में 1h2, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, कितना आएगा? 2/1। थर्ड वाला काइनेटिक एनर्जी सेम था शायद। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, कौन सा वाला पोर्शन लेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। ये सेम, ये सेम, 2 सेम। अब रूट में आएगा, इनवर्स में, तो बस इसका ही रूट कितना आने वाला है? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रूट में, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, ये ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का मास, यह जाएगा √2/1। पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल v सेम है, तो लैम्डा इनवर्स h हट गया, 2 हट गया, m और q बचेगा मेरे ख्याल से। तो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अरे दोनों का चार्ज भी सेम होता है क्या? तो ये भी सेम हो गया। अरे यही आंसर आएगा मतलब, √2/1। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, आने लायक वापस से है। लिखें, इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, अरे ये तो होमवर्क था यार, ये भी लिखोगे क्या? इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ electron moving with small v speed small v speed and photon is equal, मतलब डी ब्रोई वेवलेंथ तो किसकी? इलेक्ट्रॉन की, और फोटोन की भी वेवलेंथ is equal, then find out ratio of energy of photon and kinetic energy of electron. V क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड। अच्छा, C क्या है? लाइट की स्पीड। कौन चल रहा होगा C से? फोटोन। इसलिए V और C के फॉर्म में आंसर आएगा। क्वेश्चन का हिंट ये है, दोनों वेवलेंथ सेम है, तो सेम करना पड़ेगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है अप्रोच ना है, लेकिन एक बार नोट्स में आएगा तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली होगा। इसलिए होता तो अभी तक डी ब्रोगली कब तक खत्म हो जाता है, लेकिन हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, इसलिए किसी का है क्या आंसर? चलो देखो, क्या डी ब्रोई वेवलेंथ H/P लिखते हैं? फर्स्ट बेसिक चीज तो यही है, चाहे फोटोन हो चाहे इलेक्ट्रॉन है, ये वैल्यू दोनों के लिए सेम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और चीज सेम है, ये वाली वैल्यू भी सेम। तो क्या सेम आएगा? मतलब मोमेंटम सेम आएगा दोनों के लिए, मोमेंटम सेम फॉर बोथ। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास। मुझे किसका रेशियो चाहिए? फोटोन, पहले फोटोन है या फिर क्या है? रेशियो में फोटोन। फोटोन की कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। फोटोन के पास क्या काइनेटिक? उसके पास तो एनर्जी है। काइनेटिक किसकी है? इलेक्ट्रॉन। क्या फोटोन की एनर्जी hc/λ यही होगा? और दूसरे के पास में एनर्जी क्या होगी? दूसरे के पास में एनर्जी ½ m ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा। अच्छा, h/λ मोमेंटम p, क्या इसको p इंटू सी लिख दूं? एनर्जी p इंटू सी लिखना भी सीखा है। फोटोन की एनर्जी mc² भी होती है, m इंटू सी इंटू सी। देखो p इंटू सी, कैसे भी आ जाओ अपॉन में। यार यहां पर मास तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं, और ऑप्शन में भी कहीं मास नहीं है, तो मैं मास के फॉर्म में आंसर ला भी नहीं सकता, क्योंकि दिया ही नहीं है। तो फिर कैसे लाए? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ½ mv इंटू वी, m इंटू वी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो pc ½ p इंटू वी। क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है उससे, तो यहां से आ जाएगा 2c/v। हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा भी आए, v/2c, लेकिन तब वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन पूछा जाता है। ध्यान रखना, फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए ऊपर ज्यादा वैल्यू आई, नीचे देखो कम वैल्यू आई। ऊपर फोटोन है ना, फोटोन तेजी से चलता है लाइट की स्पीड से, तो सी फोटोन की तरफ आएगा। उल्टा पूछा जाता काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में फोटोन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास में वी आता, नीचे सी आता। ये एक वेराइटी का क्वेश्चन। इसी का एक उल्टा क्वेश्चन और करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को देख के अननेसेसरी परेशान मत हुआ करो, चेहरे ऐसे मत बना दिया करो जैसे पता नहीं क्या हो गया लाइफ में। जैसे लाइफ में और भी गम है, सबसे बड़ा गम ये है हमारे एग्जाम एंटी करवा रहा है, जो कुछ भी करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, kinetic energy of proton and energy of photon is equal.
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल। देखो इसका उल्टा हो गया क्या क्वेश्चन, पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी का रेशो, हाँ प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन था बस, यहां पर अब हमने काइनेटिक एनर्जी सेम रख दी। देन फाइंड आउट, नहीं इज इक्वल, ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल ई, कैपिटल ई, देन रेशियो ऑफ डी ब्रोई wavelength of, then ratio of डी ब्रोई wavelength of proton and photon depends on capital E as first option। डिपेंड्स मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, बाकी जो भी कांस्टेंट आएगा सब हटाना पड़ेगा। ई के फॉर्म में रेशियो की डिपेंडेंसी चाहिए, बहुत आसान है, जो बोला जा रहा है वो कर लोगे अपने आप आ जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, हर बार कुछ नए क्वेश्चन कराता हूं, पिछले साल नहीं कराए थे ये 2 क्वेश्चन, लेकिन लग रहा है आने के चांसेस इस पैटर्न। अगर नहीं बन रहा है तो खुशी की बात है, क्यों, किसी से नहीं बनेगा और हमारे नोट्स में आ रहा है। कितना ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, फर्स्ट और कुछ 5 नहीं। ट्राई करो, ट्राई करोगे तो कुछ नया सीखोगे। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या क्या सेम दिया है, काइनेटिक एक की एनर्जी और दूसरे की काइनेटिक। अच्छा, और मुझे रेशो किसका चाहिए, वेवलेंथ का। तो पहले तो फोटोन की वेवलेंथ ले ले। फोटोन के लिए वेवलेंथ क्या h अपॉन h, अच्छा h c e की वैल्यू ये चाहिए मुझे। क्या मैं फोटोन की जो एनर्जी होती है वो जो E है वो hc बाय लैम्डा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू hc बाय E आएगा। ये किसके लिए आया, फोटोन। फोटोन के लिए तो पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये पहली इक्वेशन, ये फोटोन के लिए हो गया। दूसरा वाला किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए h अपॉन, अच्छा क्या सेम दिया है दोनों का, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं, अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी, E ही है दोनों की, दोनों का रेशो, ऊपर प्रोटॉन ये सेकंड, तो सेकंड बाय 1 कर दें, क्योंकि ऊपर चाहिए प्रोटॉन नीचे चाहिए फोटोन। तो प्रोटॉन के लिए तो h अपॉन अंडर रूट में 2me और दूसरे के लिए hc बाय e, h से h गया। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी में देखें, डिपेंडेंसी पूछा है ना सिर्फ इस पे, तो प्रोपोर्शनैलिटी में ये नीचे क्या आ रहा है, रूट e, ये ऊपर जाएगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी में e अपॉन रूट e आएगा क्या, तो यहां e की पावर हाफ। प्रोपोर्शनैलिटी यूनिक क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा वैसा ही ट्रीटमेंट देना है। मैग्नेटिज्म कहां तक पहुंचा, वो चार्ज वाला तो कर ही लिया, रेडियस निकालना। क्या आता है रेडियस का फॉर्मूला, mv बाय qv। पता है कैसे आता है, तो रेडियस तो सर्कुलर में ही आएगी। एक चीज बताओ, अगर किसी चार्ज को x, तुम्हें तो पता ही है, फालतू चीज तो बताऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में काम भी आएगा इसलिए बता रहा हूं। अगर किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए, रख दे, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां चार्ज मैंने रख दिया, इस पर फोर्स क्यों, रेस्ट पे। अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो मैग्नेटिक फोर्स 0। बता सकते हो क्यों, तो इतना डिटेल में आता है क्या।
क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट पे होता है, अच्छा, जब कोई भी फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स कब प्रोड्यूस होता है? जब सेम तरह के फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, सेम तरह के फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। मेरा मास m है, तुम्हारा भी मास m है। क्या मेरे आसपास मेरा ग्रेविटेशन फील्ड है? तुम्हारे आसपास भी तुम्हारा ग्रेविटेशन फील्ड है। ये ग्रेविटेशन फील्ड जीरो कब होता है? इन्फिनिटी पे जाए। मुझसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मेरा ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा, तुमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तुम्हारा ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा। हाँ, दूर जाने पर ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन इनफाइनाइट तक वो मेंटेन रहती है, बहुत दूर। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक। मेरा ग्रेविटेशन फील्ड, तुम्हारा ग्रेविटेशन फील्ड, दो ग्रेविटेशन फील्ड अगर इंटरेक्ट करेंगे तो हम दोनों के बीच में आएगा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आता है? जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करें। मैग्नेटिक फोर्स कब आता है? जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करें। हमने एक चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एक तो बाहर का हो गया एक्सटर्नल वाला मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज है। अच्छा, एक चार्ज जो रेस्ट पे है वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक तो फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक, और बाहर क्या है? एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। सेम नेचर के, अलग अलग नेचर के, तो इंट्रैक्शन नहीं, और इंट्रैक्शन नहीं तो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना ही मैग्नेटिक लगेगा। लेकिन अगर एक चार्ज चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक बाहर वाला और एक चलने के कारण इसने प्रोड्यूस किया। दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है? QVB sin थीटा। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर है, अगर चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो लगेगा वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा। और मोशन के परपेंडिकुलर में तो सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल। कैसे लिखते हैं? mv²/r। और ये रियल में मैंने लिखाया भी था, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल में कोई फोर्स नहीं होता है। ये यूनिवर्स में जो भी एक्चुअल फोर्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई फोर्स इसकी तरह एक्ट करता है। यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? मैग्नेट। तो अच्छा, कितना वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? QVB sin 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये। अच्छा, V से एक V गया तो R की वैल्यू आती है mv/qb। इतना पता हम ये डिराइव करते हैं। क्वेश्चन, व्हेन अ चार्ज स्मॉल q is projected in uniform transverse magnetic field, projected in uniform transverse magnetic field, एंड अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, और चार्ज को फेंक दिया परपेंडिकुलर में तो क्या बनने वाला है? सर्कल। सर्कल होगा तो कुछ ना कुछ रेडियस। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्योंकि फिक्स है। अगर किसी चार्ज को चला दिया मैग्नेटिक फील्ड में, एक ऐसी चीज बताओ जो कभी चेंज नहीं होती। स्पीड। अगर किसी भी चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में कैसे भी चला दिया, कैसे भी, बस मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। डायरेक्शन चेंज हो सकती है लेकिन स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। 10 मीटर पर सेकंड से एंट्री किया तो 10 मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज, लेकिन एक चीज फिक्स है, स्पीड कभी चेंज ही नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड में। उसके पीछे लॉजिक है, वर्क डन जीरो होता है, वो सारी चीजें। कहां पर है? इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन इन रेडियस r। जब मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B लिख देना। देन फाइंड आउट डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ, देन फाइंड आउट डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ चार्ज स्मॉल q। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वैल्यूज क्या क्या चीजें दी हुई है? Q दिया है, Q दिया है, और B दिया है, और R। तो आंसर इन्हीं फॉर्म में है। कुछ कांस्टेंट ऐड ऑन हो सकता है लेकिन वेरिएबल ऐड नहीं होगा। R
h/2b qb। क्या चाहिए हमें? डी ब्रॉय वेवलेंथ। तरीके क्या है? h अपॉन, एक तो मोमेंटम है, अच्छा मोमेंटम को m इंटू v। क्वेश्चन से पता चल रहा है यार ये तो चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहा है यार, ये तो रेडियस सर्कल है, तो हमें पता है कि यार r की वैल्यू क्या होती है? mv अपॉन qb। मुझे ना m दिया है ना v दिया है, तो हटाना पड़ेगा। तो यहां से mv की वैल्यू क्या आ जाएगी? qbr। यार ये तीनों तो दिए हुए हैं, तो ये रखा जा सकता है। तो यहां से h की वैल्यू r, इसकी वैल्यू h अपॉन qbr, ये आंसर आ गया। ये मैग्नेटिज्म में हमने डी ब्रॉय वेवलेंथ घुसा दिया। यार अब थोड़ी सी मेहनत लगेगी मेरी, और पता नहीं तुम्हारी लगे ना लगे, क्योंकि तुम उसमें शायद मैक्सिमम 99% लोग जीरो हो। बता सकते हो क्या टॉपिक कौन सा? वो फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसमें सारे क्वेश्चन हो गए दुनिया भर के जितने हो सकते थे, इससे अलावा कुछ नहीं मिलेंगे, बस वैल्यूज चेंज होगी और कुछ नहीं। अब अगला टॉपिक, अगला सेक्शन पढ़ने के लिए बहुत काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा। अब या तो उसको रट लो, या फिर थोड़ा सा जितना कैच कर पाओ उतना कैच कर लो। वेव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है एक इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस? किसी को पता है? लाइट का सुपर पोजिशन वर्ड पढ़ा है कभी? एसएचएम में पढ़ा, और कहीं इलेक्ट्रो में पढ़ा, और एक और जगह ग्रेविटेशन पढ़ा ही नहीं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, मान लो एक वेव है। वेव की डेफिनेशन क्या होती है कि वेव में पार्टिकल जो है वो ट्रेवल नहीं करते हैं, वेव में एनर्जी ट्रेवल करती है। वेव में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, वेव में एनर्जी ट्रेवल करती है। अभी मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर साउंड की वेव बन रही है। साउंड की वेव कैसे बन रही है? मान लीजिए मैंने अभी कुछ, यहां पर एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, जो साउंड है वो मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल? इसका मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही पढ़ोगे तो थोड़ा सा वेव का बेस बन जाएगा, फिर जब पढ़ोगे थोड़ा आसानी होगी वेव टॉपिक। अभी यहां पर मीडियम के मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैंने जब बोला तो अपने लैरिंग से जो यहां पर वाइब्रेशन देकर इन मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? SHM, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल आगे पीछे जाए या फिर ऊपर नीचे जाए, दो तरीके से हो सकते हैं। जिन वेव में, मान लो वेव इधर जा रही है, चाहे लाइट हुई चाहे साउंड हुई, मान लो इधर जा रही है, अगर ये पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे, क्या वेव इधर है और पार्टिकल कहां जा रहे हैं? ऊपर नीचे, क्या वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? इन वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। नाम सुना है? ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स बायो में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर, या ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वो सब। इसलिए वेव इधर जा रही है, वेव में एक्चुअली एनर्जी जाती है, पार्टिकल अपनी जगह पर ही एसएचएम करते हैं। अब एसएचएम कितने तरीके से हो सकते हैं? दो, या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे। अच्छा, आगे पीछे और ऊपर नीचे का मतलब क्या है? वेव की डायरेक्शन के कंपैरिजन है। मान लो मैंने चलाया साउंड, मैं बोल रहा हूं साउंड क्या सिर्फ इधर जा रहा है या इधर इधर हर जगह जा रहा है? ऊपर भी जा रहा होगा, हर जगह जा रहा होगा। तो मैंने मान लिया ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, वैसे तो इधर भी जा रहा है, यहां भी वैलिड है। इधर जा रहा, तो यहां के मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी कि वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इस वेव को मैं बोलता ट्रांसवर्स। अगर पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के अलोंग आगे पीछे जाते हैं, ये वाला पार्टिकल पूरा वहां नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, बस अपनी मेन पोजीशन के अबाउट आगे जाएगा, फिर वापस पीछे आ जाएगा। जब ये आगे गया ना, तो दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देके वापस आ गया। अब दूसरा वाला उछल कूद कर रहा है, ये दूसरा वाला तीसरे को एनर्जी दे देगा। इस तरह से एनर्जी
जाती है। क्या वेव की डायरेक्शन के अलोंग ही ये काम हो रहा है? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। पढ़ोगे वेव में, लेकिन जो जरूरत है वो जो सारी चीज कहानियों से समझ सकते हैं वो आज समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट के अंदर, लाइट में जो होता है वहां पर एसएचएम जो होता है लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, और साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड में आगे पीछे ऐसे जाता है। साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल और लाइट होती है ट्रांसवर्स। मीडियम के अकॉर्डिंग तो दो टाइप है, मैकेनिकल। मैंने बोला था वेव के डिवाइड करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया हमने एक दो दिन पहले लिया था मीडियम के अकॉर्डिंग, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग। अगर वेव की डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स। ये वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग है। ऐसे और भी क्राइटेरिया होते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी ये वेव जो है वो जा रही है। क्या वेव जा रही है यानी कि पार्टिकल जा रहे हैं? एनर्जी। पार्टिकल तो अपनी जगह पर या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे एसएचएम ऑसिलेशन कर रहा है। तो यार ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल मैंने मान लिया कि ऊपर नीचे जा रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो इस पार्टिकल का, अच्छा एसएचएम तो पढ़ लिया है, ये जितना मैक्सिमम जाएगा ऊपर वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये नीचे भी एम्पलीट्यूड होगा, प्लस ए माइनस ए, या फिर आगे पीछे हो तो प्लस ए माइनस ए, ये एम्पलीट्यूड। तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड किस हिसाब से होगा? इस वेव के अकॉर्डिंग। मान लीजिए इधर से एक वेव और आ रही है, एक वेव और आ रही है, तो इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना ऊपर नीचे जाएगा वो ये वेव डिसाइड करेगी। लेकिन जब ये दोनों वेव मिलेगी, ये दोनों वेव मिलेगी, ये दोनों वेव मिलेगी, तो ये वाला पार्टिकल किस हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है इन दोनों से। ये क्या दो वेव का मिलना हो गया? दो वेव का मिलना ही इंटरफेरेंस कहलाता है। इसको रियल लाइफ में कैसे देखते हैं वो देखो। हमारे घर में दो लाइट ले लेते हैं। इंटरफेरेंस लाइट का भी होता है, साउंड का भी होता है। क्लास 11th में जो इंटरफेरेंस पढ़ा जाता है वो साउंड का पढ़ा जाता है। क्लास 12th के अंदर जो पढ़ा जाता है वो लाइट का पढ़ा जाता है, क्योंकि क्लास 12th के अंदर ये जिस टॉपिक में पढ़ा जाता है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे घर में एक लाइट ये है और एक लाइट ये, दो ही लाइट है, एक रूम में दो ही लाइट। एक वेव यहां से आई लाइट की, एक वेव यहां से आई लाइट की। सबको आदत है नहा लिए, धो लिए, कपड़े अच्छे खासे पहन लिए, फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि कैमरा निकाला, सेल्फी। लेकिन लाइट रूम में है, ये लाइट हर जगह जा रही है, लेकिन तुमने देखा होगा हर जगह फोटो अच्छा नहीं आता है, तुम इधर घूमते रहते हो। हाँ ये आए अलग अलग जगह लाइट की ब्राइटनेस कम ज्यादा होती रहती है। ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, वरना तुम्हें इंटरफेरेंस दिखाते भी, वो बंद है, ये जलती है क्या? इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है यार। क्या बकरियां भगा रहे हो क्या तुम लोग? जैसे इस रूम के अंदर जितनी भी लाइट है, इस वाले एरिया में देखो, यहां थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इस वाली जगह पे बहुत ब्राइटनेस है, बहुत ब्राइटनेस है। एक ही रूम के अंदर लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग आ रही है। ये है लाइट का इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कैसे आता है ध्यान से देखें। एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई। मान लो यहां से आई 2 मीटर चली, तो वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया? 2 मीटर। इसने भी पाथ ट्रेवल किया 2 मीटर। एक का पाथ है 2 मीटर, दूसरे का पाथ है 2 मीटर। दोनों के पाथ का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस बताओ। ये तो सिंपल सा वर्ड है, टेक्निकल है लेकिन सिंपल सा। इससे 2 मीटर चला, इससे 2 मीटर चला, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए लाइट के पाथ का डिफरेंस 0। अरे 2 और ये 2, 0। यहां पर आया 0, लेकिन इस जगह पर पहुंच गया मैं, यहां पर। इस लाइट ने मान लो, अच्छा वहां पर 2 मीटर चला, यहां चला मैंने 1.5 मीटर, लेकिन वो वाली लाइट यहां पर आते वक्त ज्यादा, मैंने मान लिया 4। वो वाली लाइट से 4 मीटर चलना पड़ा, यहां से 1.5। पाथ डिफरेंस 2.5। वहां कितना आया? 0। यहां आया 2.5। यहां पाथ डिफरेंस अलग आएगा, उधर अलग आएगा, हर जगह अलग अलग पाथ डिफरेंस आएगा। तो जो दो वेव मिलती है, उन दो वेव का मिलना तो कहलाता है इंटरफेरेंस।
और ये इंटरफेरेंस में जो दो वेव मिलती है उन दोनों ने जो पाथ ट्रेवल किया होगा उनका डिफरेंस कितना है, उस बात पर डिपेंड करता है कि कहां पर कितनी इंटेंसिटी आनी है, कहां पर कितनी इंटेंसिटी आनी है। जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है उस इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे आएगा नाम, अरे 2 टॉपिक में पढ़ोगे, अभी तो बस सीखने का है, अभी आधा अधूरा लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं है, पूरा डिटेल में लिखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक। अगर दो वेव, कंस्ट्रक्टिव नाम ही दिख रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा बना रहा है, पका रहा है कुछ अच्छा, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये दोनों मिली, और अगर इन दोनों का पार्ट डिफरेंस कुछ अच्छा हुआ, पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करता है, जहां पर इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो गई, उस इंटरफेरेंस, वेव का मिलना मतलब इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से मिल गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर चीजों की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। मान लो इसकी इंटेंसिटी आई हुई, इसकी इंटेंसिटी आई हुई, अगर आई और आई मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं ना, तो 2i नहीं 4i आता है आंसर। कैसे आता है वो छोड़ो भी। अगर i और i मिलकर 2i बन जाता तो इंटरफेरेंस की जरूरत क्या थी, कोई भी 2i को मिला दो 2i बन जाएगा। लेकिन मुझे इंटरफेरेंस का फायदा यह मिलता है कि दो चीजें I इंटेंसिटी और I इंटेंसिटी की मिल रही है, कैसे भी करके अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दें तो I और I की हेल्प से 2i नहीं 4i, 4 गुना इंटेंसिटी मिल गई। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फायदा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराता है। कई जगह ऐसा होता है कि ये I और ये I आया और यहां पर देखो अंधेरा है, इस वेव तो मिल गई लेकिन इतना खराब मिला कि यहां पर ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी अच्छी नहीं आई। इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो था कंस्ट्रक्टिव, ये था डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के अंदर ब्राइटनेस बहुत डल आने वाली है, कंस्ट्रक्टिव के अंदर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आने वाली है। अभी मैं वही चीजें बता रहा हूं जो हमारे इस चैप्टर में काम की है, और आगे जाने पर बहुत अच्छे से ध्यान है, कहानी के फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यार अब हमें पता कैसे चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? देख के तो मैं बता दूंगा, अच्छा बहुत उजाला है कंस्ट्रक्टिव है, बहुत अंधेरा है डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन बताऊंगा कैसे? उसके लिए कुछ इक्वेशन होती है। कौन डिसाइड करता है कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? ये कहलाता है पाथ डिफरेंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पाथ डिफरेंस बताया था। ये है एक्स पाथ और ये है उसका डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस, दो चीजें जब मिल रही है एन लैम्डा के बराबर, ये वर्ड पूरी क्लास 11th की वेव में चलता है, पूरी क्लास 12th की वेव में चलता है, अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, वहां पर भी थोड़ा सा यूज होगा। एन लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेव। ये एक लाइट आई, वो एक लाइट आई, तो इनकी कुछ ना कुछ वेव लेंथ होगी, तो ये है वो वेव लेंथ। ये एन जो है वो 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है नंबर, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर ये 0 हुआ तो ये कितना आएगा? 0। 2 मीटर 2 मीटर, पार्ट डिफरेंस, दोनों का पार्ट डिफरेंस 0। अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और क्या हो सकता है? मान लीजिए इसकी वेवलेंथ है 1 मीटर, इसकी वेवलेंथ भी है 1 मीटर, वेवलेंथ कितना हो गया? 1। 1 और 1 2 नहीं, 1, वेवलेंथ है 1। मान लीजिए ये आया 2 मीटर चलकर, ये आया 2 मीटर, 2 मीटर का पाथ, 2 मीटर का पाथ, पाथ डिफरेंस 0, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो 0 की वैल्यू n इंटू लेमडा के इक्वल होगा। अच्छा लेमडा की वैल्यू कितनी? वेवलेंथ 1, तो 1 इंटू, अच्छा ये 0 लिख सकता हूं क्या? 0 आ सकता है, तो 0 इंटू लेमडा क्या आ जाएगा? 0, यानी कि 0 पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आया? 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हुआ इधर, ये 2 मीटर चला, यहां पास में तो 1 मीटर ही चला, पार्ट डिफरेंस कितना है? 2 और 1, कितना? 1, पार्ट डिफरेंस आ गया 1। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली, 1, वेवलेंथ कितनी है? 1 इंटू 1, 1, क्या पार्ट डिफरेंस 1 आ गया? यानी कि ये डेल्टा एक्स एन लैम्डा के को
इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं ना तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो गया, वहां से डिस्टेंस है 3, यहां से है 1.5, 3 1.5, पार्ट डिफरेंस 1.5। देखते हैं कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव। ये वाली वैल्यू कितनी है, ये कितना है 1.5। क्या ये 1 इंटू ये कितना होना चाहिए 1.5? क्या यहां पर 1.5 हो सकता है? नहीं, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा सेटिस्फाई नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि यहां ब्राइटनेस मैक्सिमम नहीं आएगी। एक रूम में अलग अलग जगह जाते हैं तो वहां पर इंटेंसिटी अलग अलग आती है, यही होता है इंटरफेरेंस। जहां मैक्सिमम आती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, जहां पर मिनिमम आती है वहां बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब ये साउंड में कैसे आता है, किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो शादी में स्टेज, पता नहीं यहाँ पर मैं कभी नहीं गया, यहाँ भी वैसे ही होता होगा हर शादी की तरह, स्टेज के आगे जो चेयर्स वगैरह लगी हुई है सामने, साथ साइड में डीजे फ्लोर जहाँ दोस्त लोग मस्ती से नाच रहे हैं और तुम में से कुछ लोग बस वहां पर ऐसे खड़े हुए हैं। ये हो रहा है, नहीं जाए, मैं तो स्टेज वही होता हूं। अगर हम जो डीजे फ्लोर है उसके पास में स्पीकर्स होते हैं, वहां पास में खड़े हुए हैं, उधर बहुत बढ़िया आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है। लेकिन अब भूख लगने लग गई तो हम चले गए खाने की साइड पे, स्पीकर से बहुत दूर, तो आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी कम, क्योंकि जब हम स्पीकर्स के पास में, डीजे फ्लोर के पास में खड़े हुए थे तो उस स्पीकर्स, 2 स्पीकर है मान लो, 2 स्पीकर से जो वेव आई उनका पार्ट डिफरेंस ऐसा होगा कि वो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही होगी। लेकिन थोड़ा सा दूसरी जगह चले गए तो साउंड थोड़ा सा अच्छा सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों स्पीकर से जो वेव पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा, वो पार्ट डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू हो सकता है कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव हो गया होगा, इसलिए साउंड की इंटेंसिटी थोड़ी सी वीक हो गई होगी। तो साउंड का भी इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मतलब वेव का मिलना। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे डिसाइड होता है? पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो, एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एन लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा। एक डिस्ट्रक्टिव के लिए ध्यान रख लो, वैसे तो काम नहीं आएगा, इस चैप्टर में तो काम नहीं आएगा। 2n-1 लैम्डा बाय 2। अच्छा, n की वैल्यू 1 लो, 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा? 1। तो जब n की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। इसकी वैल्यू 2 लो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, कितना आएगा? 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा, ऐसे चलेगा। इसमें n की वैल्यू इसमें रखो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अभी मैंने बताया था एक जगह पर पार्ट डिफरेंस कितना आया था, पहली जगह पे 0, तो 0 क्या है? पार्ट डिफरेंस 0 है, क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम इंटेंसिटी। एक जगह पर दो डिफरेंस 1 का था, इधर से आया 2, इधर से आया 1, तो पार्ट डिफरेंस 1, तो पार्ट डिफरेंस आ गया 1। तो क्या वेवलेंथ 1 बताई थी मैंने एग्जांपल में? वेवलेंथ 1, पार्ट डिफरेंस भी 1। क्या कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव, यानी कि यहां भी होगा कंस्ट्रक्टिव। मैं यहां खड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने वहां से बोला था 3, इधर से बोला था 1.5, डिफरेंस कितना आ गया? 1.5। वेवलेंथ कितना है? ये 1.5 1 का कितने टाइम्स है? 3/2 टाइम्स। क्या 3/2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव में आता है? यानी कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। अलग अलग जगह पर पार्ट डिफरेंस अलग होने के कारण इंटरफेरेंस की क्वालिटी अलग होगी, यही है इंटरफेरेंस। ये हमने बहुत शॉर्ट में इंटरफेरेंस 3-4 लेक्चर का था, लेकिन उसका ओवरव्यू जो है हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीख जाएंगे। n लैम्डा और 2n-1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, ये बस पता होना चाहिए। ये लाइट जलाएं, इंटरफेरेंस दिख जाएगा। अच्छा, घर पे जो ट्यूबलाइट है होगी ना रूम में, तो जो ट्यूबलाइट होती है वहां पर तुम यहां देखना, इस एरिया में यहां और यहां पर अंधेरा होता है, यहां पर और यहां पर भी अंधेरा होता है, बाकी पूरी जगह उजाला होता है। ये जहां अंधेरा होता है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ऊपर साइड में वो ट्राइंगल तो शेडो है, वो इंटरफेरेंस नहीं है ना, वो नहीं। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जहां ट्राइंगल खत्म हो रहा है वहां पर
एक वी शेप का ब्राइटनेस दिख रही है हल्के से, और उस वहां पर थोड़ा सा एक लाइन बन रही है डार्क डार्क, वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये तो शेडो का पार्ट है। यहां पर एक देखो ये वाला जो बेल्ट है एक, ये ब्राइट बन रही है, फिर उसके बाद में एक हल्की से ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी लाइन है हल्की से डार्क, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस के कारण आई होगी। अब वो कौन सा पार्ट डिफरेंस है हम नहीं बता सकते, क्योंकि दो नहीं बहुत सारी लाइट जल रही है, इस कारण नहीं पता चला, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इसमें है। अच्छा यहां देखो और भी जगह होगी, लेकिन यहां बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे, यहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। जहां पर पार्ट डिफरेंस में इन दोनों डिफरेंस के अलावा और कुछ और आता है, वहां पर हम बोल देंगे इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस हो रहा है। ना तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कुछ बीच में हो रहा है, ना तो मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, कुछ इंटरमीडिएट लेवल की इंटेंसिटी मिल रही है। ऐसा नहीं है दो ही टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। अच्छा ये बंद कर, कहां से बंद होगा, सब बंद कर दो। ये कलर में लगता है, अरे तुम्हें ये सीरीज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सीरीज, लेकिन है नहीं सीरीज। घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीरीज में लगता है पैरेलल में? ऐसा एग्जांपल बताओ जहां सीरीज में लगता हो। दिवाली वाला लाइट, क्यों उसमें पैरेलल में क्यों नहीं लगाते? उसमें पैरेलल में क्यों नहीं लगाते? बहुत सारे बल्ब है इसलिए। घर में सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है पैरेलल में लगाए जाते हैं ना, पैरेलल में लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यार मान लीजिए एक बल्ब ये लगा, दूसरा बल्ब ये वाला लगा, और ये बैटरी मतलब जो भी इन्वर्टर या बाहर से मीटर से कनेक्शन है वो। मान लीजिए अगर ये खराब हो गया तो क्या ये भी खराब हो जाएगा? इसमें तो आएगा, ये तो चलता रहेगा। पैरेलल में लगाने का फायदा एक ये है कि यार एक इक्विपमेंट खराब होगा तो दूसरा तब भी चलेगा, लेकिन दिवाली की जो लाइट्स होती है उसमें अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है बीच का या कनेक्शन टूट जाता है तो उसके आगे के सब बर्बाद। ये सीरीज के अंदर प्रॉब्लम की बात है। लेकिन सीरीज के अंदर तो सीरीज ही क्यों लगाया ऐसा, पैरेलल लगा देते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर बल्ब घर में दो बल्ब लिए, एक 60 वॉट का बल्ब और एक 100 वॉट का बल्ब, कौन ज्यादा चमकेगा? 60 वॉट। अच्छा 100 वॉट का बल्ब, घर पे हमें उजाला ज्यादा चाहिए, मुझे कौन सा बल्ब लेना चाहिए, 60 या 100? 100 वॉट का बल्ब लगाना चाहिए या फिर 60 वॉट का बल्ब अगर उजाला चाहिए? शादी में 60 वॉट के बल्ब लगा के शादी कंप्लीट करवा दोगे? हेलोजन बड़े बड़े बल्ब लगते हैं, यहाँ छोटे छोटे 60 वॉट के बल्ब लगा देते हैं यार, उजाला हो जाता है। हेड जो रोड लाइट होती है वहां पर 0 वॉट का बल्ब लगा देते हैं। घर वालों को बोलने के भी हुआ कि आप हमें ताने मारते हो कि हम तो रोड लाइट के नीचे बैठ के पढ़े हैं, तो हम भी पढ़े हैं रोड लाइट के नीचे। अरे घर में 60 वॉट का बल्ब लिया और एक 100 वॉट का बल्ब लिया, 100 वॉट का बल्ब जो होता है वो ज्यादा ब्राइटनेस देता है, इसलिए तो हम 100 वॉट लेते हैं। लेकिन उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम घर में पैरेलल में लगाते हैं। लेकिन सीरीज में अगर उन्हीं दो बल्ब को लगा दो, 60 और 100 को, तो 60 वाला ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो छोटे छोटे बल्ब जो दिवाली की लाइट्स में लगाए जाते हैं कम कम वॉट के, वो सीरीज में होते हैं, फिर भी बहुत अच्छी ब्राइटनेस देते हैं, क्योंकि सीरीज में कम वॉट वाला ज्यादा काम कर जाता है। कैसे करता है? क्योंकि टाइम पास कर रहा हूं मैं। पावर की वैल्यू क्या होती है? V²/R, पढ़ा है ना? या फिर I²R, ये होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, पोटेंशियल या करंट? करंट। सीरीज के अंदर करंट सेम है। पावर की वैल्यू, अच्छा ये पावर जो है वो आउटपुट वाला पावर प्रोपोर्शनल टू R आएगा। अच्छा बल्ब के ऊपर जो बल्ब आता है फिलामेंट और उसके ऊपर बल्ब, यहां कुछ रेट वैल्यूज लिखी होती है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। अगर ये 60 वॉट का है तो यहां पर 60 वॉट लिखा रहेगा और 220 वोल्ट लिखा रहता है, ऐसे सर्कल में लिखा रहता है ऊपर, है ना? ये है उसकी रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। ये P और V से इसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। क्या P की वैल्यू V²/R? ये है रेटेड, रेटेड को लिखते हैं नॉट से। क्या R की वैल्यू V0² अपॉन P, ये आ जाएगा।
पी नॉट। तो यहां से जो आउटपुट वोल्टेज आया वो रेजिस्टेंस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में पी नॉट। इंडिया में सारे बल्ब 220 वॉट के, जिस बल्ब की पावर कम होगी उसकी पावर जिसकी रेटेड पावर कम होगी, पी नॉट मतलब रेटेड, उसका आउटपुट पावर ज्यादा होगा। कब? प्रोपोर्शनल टू आर। आर का प्रोपोर्शनल होगा जब आई कांस्टेंट होगा। आई कब कांस्टेंट होता है? सीरीज में। तो सीरीज के अंदर जिस बल्ब की पावर कम होती है वो ज्यादा आउटपुट पावर देता है। एक 25 वॉट का बल्ब और एक 50 वॉट का बल्ब सीरीज में लगाया तो 25 वाला ज्यादा चमकेगा। लेकिन घर में हमारे पास में ये यूज किया जाता है पैरेलल में। घर में पैरेलल में यूज करते हैं तो यार वी स्क्वायर, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी कांस्टेंट, क्योंकि पैरेलल में वी कांस्टेंट, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, रेटेड वाली चीज कैसे निकालते हैं? ये रेटेड वाला वी नॉट स्क्वायर बाय आर। तो आर की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट। क्या रेटेड पावर पूरे इंडिया में हर चीज के लिए सेम? लेकिन अलग अलग वॉट के बल्ब आ सकते हैं। तो यहां से आर और ये पी एक दूसरे के इनवर्स में, तो आर और पी एक दूसरे के इनवर्स में। ये है आउटपुट पावर और ये है रेटेड। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होगी उसका आउटपुट पावर भी ज्यादा होगा। कब? पैरेलल में। पैरेलल में 60 वॉट और 100 वॉट में से 100 वॉट ज्यादा चमकेगा। डेली लाइफ में छोड़ो ये सारी चीजें, तो कंसेप्चुअल है। घर में कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन पूछा भी गया भाई, बहुत आए हैं ये क्वेश्चन। स्टेट लेवल पर भी आया है, जेई में भी आया है, मेडिकल में भी आया है, एम्स में भी आया है। सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट सॉल्व किए जाते हैं। कैसे? घर पे इक्विपमेंट कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। पैरेलल के अंदर मान लो 2 बल्ब खरीदने हैं, एक 60 वॉट का, एक 100। ज्यादा रोशनी के लिए कैसा पावर चाहिए होता है? घर में खरीदना है, कॉमन सेंस। ज्यादा रोशनी के लिए बोल भाई रात को सोने तो सोना है, बस हल्का सा उजाला चाहिए, तो 0 वॉट लेते हैं। लेकिन अब पढ़ना वढ़ना है तो अच्छा खासा बड़ा बल्ब ले जाता है। यानी कि ज्यादा घर में ज्यादा वॉट का बल्ब लेंगे तो ज्यादा रोशनी आएगी। क्यों? पैरेलल होता है घर में कॉम्बिनेशन। दिवाली में छोटे छोटे बल्ब ज्यादा रोशनी दे देते हैं, सीरीज में छोटा बल्ब ज्यादा चमकता है, और पैरेलल में बड़ा बल्ब ज्यादा चमकता है। ठीक है, टाइम पास करना था, कर दिया। डेविसन जर्मर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।